नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम प्रकाश के अपवर्तन को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं प्रकाश के अपवर्तन से। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब यदि यह प्रश्न जो है 5 नंबर में पूछा जाता है तो हमें इसको डायग्राम के साथ में समझाना है। जैसे ये हो जाएगा पारदर्शी माध्यम 1, राइट, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हो जाएगा पारदर्शी माध्यम 2। तो जब कोई प्रकाश किरण, राइट, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाएगी तो वह अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। अब पिछली क्लास में मैंने बताया था कि प्रकाश ऋजु रेखीय गमन करता है, अर्थात प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। और अगर जैसे मान लेते हैं कि अगर एक ही माध्यम होता तो प्रकाश सीधी रेखा में इस दिशा में क्या होता, उसका गमन होता, परंतु माध्यम में परिवर्तन होने के कारण ही प्रकाश सीधी रेखा में ना चलकर प्रकाश किरण अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। और इसे ही प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसका कारण है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होना। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि प्रकाश की चाल जो है अलग अलग पारदर्शी माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे निर्वात में 10 गुणित मीटर प्रति सेकंड होती है, तो वायु में जो है प्रकाश की चाल 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। वहीं अगर हम जल की बात करें तो जल में जो प्रकाश की चाल है वो 2.25 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और कांच जो कि और अधिक क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वायु की अपेक्षा जल अधिक क्या है, सघन माध्यम हो जाएगा, और जिसमें प्रकाश की चाल और कम हो जाती है। फिर जल की तुलना में कांच और अधिक सघन माध्यम हो जाएगा, जिसमें प्रकाश की चाल 2 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो अलग अलग पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। इस वजह से प्रकाश में या प्रकाश का अपवर्तन की घटना घटित होती है। अब प्रकाश का जो अपवर्तन है, दरअसल ही हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन पढ़ी है। तो सबसे शुरुआत में अगर ये 5 नंबर प्रश्न पूछा जाता है तो हमें ये डेफिनेशन देनी है और उसका कारण बताना है। साथ ही प्रकाश के अपवर्तन में 2 जो स्थितियां हैं वो उत्पन्न होती हैं। पहली स्थिति क्या है कि हम मान लेते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से, तो जैसे यहाँ पर ये हो जाएगा विरल माध्यम, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम, और विरल माध्यम जैसे क्या हो जाएगा, वायु, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से किसी सघन माध्यम जैसे क्या हो जाएगा, जल, तो वायु की अपेक्षा जल क्या है, सघन माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और विचलित होने के पश्चात में वह अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, यहाँ पर झुक जाएगी। यहाँ पर ये 2 चीजें याद रखनी है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित तो होगी ही, साथ ही वह अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है, राइट। और इसके साथ ही प्रकाश की जो चाल है वो सघन माध्यम में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और जैसे ही वो सघन माध्यम में जाएगी तो उसकी चाल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये पहली स्थिति होती है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब के पास आ जाएगी, साथ ही इसमें प्रकाश की चाल भी क्या होती है, कम हो जाती है। स्थिति दूसरी बनती है यहाँ पर कि जब कोई प्रकाश किरण
किसी सघन माध्यम, राइट। अब सघन माध्यम जैसे यहाँ पर हो सकता है जल भी हो सकता है और कांच भी हो सकता है, राइट। सघन माध्यम जैसे जल से विरल माध्यम जैसे क्या हो जाएगा, वायु। तो जब कोई प्रकाश किरण जल से वायु में या कांच से वायु में प्रवेश करेगी तो वह क्या हो जाएगी, राइट, अविलंब से दूर हट जाएगी। और दूर हटने के साथ ही, राइट, वो दूर हटने के साथ ही क्या होता है, हाँ, दूर हटने के साथ ही वह अविलंब से क्या होगी, दूर चली जाएगी। जैसे ये देखिए, इसको सीधे रेखा में इस दिशा में जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगी, अविलंब से दूर हट जाएगी, राइट। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। जब विरल से सघन में आएगी तो अविलंब की ओर झुक जाती है और प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से किसी विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से हट जाती, राइट, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। साथ ही अविलंब से क्या हट जाएगी, दूर हट जाएगी। और सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की चाल या प्रकाश किरण प्रवेश करेगी तो उसकी चाल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यही क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। और अगर आपने ये दो स्थितियां और लिख दी तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, राइट। अब हम यहाँ पर जो है अपवर्तन के नियमों को समझते हैं, राइट। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं, राइट। पहला नियम तो परावर्तन के समान ही होता है कि आपतित किरण फिर अपवर्तित किरण एवं दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पे जो आपतन बिंदु पर जो अविलंब है, ये तीनों एक ही तल में होनी चाहिए। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब ये तीनों एक ही तल में होनी चाहिए। ये अपवर्तन का पहला क्या हो जाएगा, नियम हो जाएगा। दूसरा नियम ये कहता है यहाँ पर कि जब भी प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा, तो प्रकाश की अपवर्तन की घटना में, राइट, जो आपतन कोण की जया है और जो अपवर्तन कोण की जया है उसका मान एक स्थिरांक होता है, नियत होता है या कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसे ही क्या कहा जाता है कि दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। और यही क्या होता है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो ध्यान से समझिए, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है 5 नंबर में कि अपवर्तन के नियमों को लिखिए और चित्र सहित समझाइए, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला नियम तो सरल है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण फिर अपवर्तित किरण तथा जो अविलंब है ये तीनों एक ही तल में होने चाहिए। दूसरा नियम क्या है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए या निश्चित माध्यमों के युग्मों के लिए, राइट, जो आपतन कोण की जया होती है और अपवर्तन कोण की जया का मान एक स्थिरांक, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये अपवर्तन का क्या हो जाएगा, दूसरा नियम हो जाएगा, राइट। और इसको इस डायग्राम से हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। या फिर हो सकता है कि आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि स्नेल का नियम क्या होता है या स्नेल का अपवर्तन का नियम क्या होता है, उसको समझिए। तो स्नेल के नियम को समझने के लिए भी हम थोड़ा सा जो है यहाँ पर बेसिक समझ लेते हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको बहुत सी चीज़ें पिछली क्लास में बता दी हैं, इसलिए मैं बार बार उनको रिपीट नहीं करूँगा। अब आपको पता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि आपतन कोण क्या होता है, राइट। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा। और आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। तो आपतित किरण ये हो जाएगी आपतित किरण, राइट। तो आपतित किरण आने वाली, राइट, तल पर गिरने वाली जो किरण होती है वो आपतित किरण होती है। और आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। फिर जो किरण अभिलंब से दूर जाती है वो ये यहाँ पर जो है ये कौन सी किरण हो जाएगी, अपवर्तित किरण। ये यहाँ पर अपवर्तित किरण हो जाएगी। और अभिलंब तथा, ये अभिलंब हो जाएगा, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको ही हम क्या कहते हैं,
अपवर्तन कोण कहते हैं, राइट। और यहाँ पर जहां पर किरण क्या होती है, किसी बिंदु से टकराती है, उसके लंबवत जो काल्पनिक रेखा होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो ये आपतित किरण, यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपतन कोण, इसको I से दर्शाते हैं। फिर अभिलंब एवं अपवर्तित किरण के बीच में अपवर्तन कोण, जिसको R से दर्शाते हैं, राइट। अब अगर जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि स्नेल का अपवर्तन नियम क्या होता है, या स्नेल के नियम की चित्र सहित व्याख्या कीजिए, तो इसका उत्तर जब हम लिखेंगे तो सबसे शुरू तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यही पूरी की पूरी थ्योरी लिखेंगे, राइट। कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की ज्या का, अपवर्तन कोण की ज्या से जो मान है वो एक स्थिरांक या कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। अब यहाँ पर ज्या का मतलब होता है साइन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन, राइट। आपतन कोण की ज्या मतलब क्या हो जाएगा, साइन I, और यहाँ पर अपवर्तन कोण की ज्या मतलब क्या हो जाएगा, साइन R, बराबर क्या आएगी, एक स्थिरांक आएगा या एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और दरअसल इसी कांस्टेंट वैल्यू को ही क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है, और यही क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्नेल का नियम हो जाएगा। तो ये थ्योरी लिखनी है, ये डायग्राम बनाना है, और उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स में अगर हम ये लिख देंगे साइन I अपॉन साइन R बराबर स्थिरांक या कांस्टेंट वैल्यू, तो यही क्या कहलाता है, स्नेल का नियम कहलाता है। तो अपवर्तन के नियम पूछे जाए तो ये पहला नियम, ये दूसरा नियम, राइट। और अगर स्नेल का नियम पूछा जाए तो यहाँ से लेकर हमको थ्योरी लिखनी है, फिर डायग्राम बनाना, और उसके बाद में बॉक्स में ये लिखकर जो है हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब हम यहाँ पर अपवर्तनांक समझते हैं, राइट। अपवर्तनांक समझते हैं, राइट। तो ये भी जो है 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अपवर्तनांक क्या होता है, या 3 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, राइट, कि अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की ज्या का, अपवर्तन कोण की ज्या से जो मान है वो एक स्थिरांक या कांस्टेंट वैल्यू होती है, और उसी कांस्टेंट वैल्यू को ही क्या कहा जाता है, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। तो स्नेल के नियम से साइन I इक्वल्स टू क्या होता है, साइन R होता है, और इसका मान जो है एक स्थिरांक या जिसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में कांस्टेंट वैल्यू होता है, और इसी कांस्टेंट वैल्यू को ही तो क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। तो अपवर्तनांक की परिभाषा यही हो जाएगी कि साइन I और साइन I की जो वैल्यू है, साइन I और साइन R की जो वैल्यू होती है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और इसी कांस्टेंट वैल्यू को दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है, राइट। और जाहिर सी बात है माध्यम के जो युग्म हैं, राइट, वो अलग अलग होंगे, तो माध्यम का अपवर्तनांक भी क्या होगा, अलग अलग होगा, राइट। और ये जो किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक है ये प्रकाश की चाल पर भी क्या करता है, निर्भर करता है, जिसको हम आगे समझेंगे। अब अगर पूछा जाता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब ये होता है कि किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर किसी माध्यम का वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसे ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, राइट। और किसी माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है उसे ही उसका क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, राइट। तो किसी भी, अगर हम सीधा सीधा कहें कि किसी भी माध्यम का वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है या निरपेक्ष के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसे ही उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे अगर हम ये कहें जो अपवर्तनांक है, एक चीज और मैं यहाँ पर बता दूं कि अपवर्तनांक को यहाँ पर या तो दर्शाते हैं म्यू से
या दर्शाते हैं, n से इसको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं, राइट, तो जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक राइट, और जल का निरपेक्ष जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक, उसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वायु या निर्वात में क्या हो जाएगी, प्रकाश की चाल, बटे जल में क्या हो जाएगी, प्रकाश की चाल, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। और इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, म्यू, और किसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, वाटर, राइट। तो इस तरीके से इसको हम यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं, राइट। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हुआ, राइट, किसी माध्यम का वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसी को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है, राइट। और निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम NW लिखेंगे। तो जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रकाश की चाल से जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगा, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। चलिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि कोई भी एक ऐसा माध्यम है, अब देखिए यहाँ पर जो अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग पदार्थों के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि किसी माध्यम का, जैसे माध्यम का अगर हमने ले लिया जैसे तारपीन का तेल, तारपीन का तेल, अब तारपीन के तेल का अगर हम यहाँ पर अपवर्तनांक या न्यू की बात करते हैं, तो अगर हम जैसे ये जानना चाहें कि तारपीन के तेल का अपवर्तनांक कितना होता है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसको निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला आता है, राइट। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल c है और उस माध्यम में, जैसे अगर तारपीन के तेल का निकालना है तो तारपीन की तेल में प्रकाश की चाल, जल का निकालना है तो जल में प्रकाश की चाल यदि v है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है वो सीधा आप याद रखें, म्यू बराबर c अपॉन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, राइट। इसी से आप निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो यदि किसी माध्यम का हम वायु के या निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। अब जैसे अगर हम यहाँ पर निकालें कि तारपीन के तेल का अपवर्तनांक, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल c बटे तारपीन का जो तेल है, तारपीन के तेल में क्या हो जाएगा, तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल। तो इस तरीके से हम किसी माध्यम का जो है अपवर्तनांक भी निकाल सकते हैं। तो तारपीन के तेल का जो अपवर्तनांक है उसके निकालने का सीधा फॉर्मूला है, तारपीन के तेल का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, राइट, बटे तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल से जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी उसको ही हम क्या कहेंगे, तारपीन के तेल का अपवर्तनांक कहेंगे, राइट। अब हमने यहाँ पर चूंकि अपवर्तन पढ़ लिया है और अपवर्तनांक पढ़ लिया है, अब हम यहाँ पर अपवर्तन के उदाहरण पढ़ेंगे और इसके भी 5 नंबर में पूछे जाने की बहुत ही अधिक संभावना है कि अपवर्तन के क्या महत्व है, या अपवर्तन के दैनिक जीवन के प्रेक्षणों को लिखिए, या अपवर्तन के अनुप्रयोगों को लिखिए, या जो अपवर्तन है उसके उदाहरण लिखिए। तो अपवर्तन के दैनिक जीवन में प्रेक्षण, अपवर्तन के उदाहरण, इनको हम एक एक करके यहाँ से पढ़ते चले जाएंगे, राइट। पहला यहाँ पर ये बिंदु हो जाएगा कि जल से भरे किसी बर्तन की या फिर तालाब की जो पेंदी होती है, राइट, पेंदी होती है वो क्या होती है, वास्तविक गहराई से थोड़ा
ऊपर उठी हुई देती है, राइट। जैसे अगर आप देखेंगे गिलास में, अगर एक गिलास में यहाँ पर क्या है, पानी भरा हुआ है, तो कहने का मतलब ये कि गिलास की ये पेंदी हो जाएगी, ये पेंदी आपको वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठी हुई देखी, राइट। तो यदि किसी बर्तन में जल भरा हुआ है, किसी नदी का तल है या किसी तालाब का तल उसकी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। दूसरा, जल के नदी के या तालाब के अंदर जो छड़ पड़ी हुई रहती है वह सीधी ना दिखाई देकर कैसी, टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है, राइट। तो यहाँ पर ये जो है आप लिख सकते हैं कि जो जल के अंदर, राइट, जल के अंदर छड़ जो है वो कैसी दिखाई देती है, टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है, राइट। तो जल के अंदर, नदी के अंदर जो छड़ है वो टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। साथ ही साथ जल के अंदर यदि सिक्का डूबा हुआ है, कोई गेंद डूबी हुई है, तो जल के अंदर पड़ी हुई कोई भी गेंद, वस्तु, सिक्का या तालाब में जो मछली है उसकी वास्तविक गहराई से क्या होती है, उसकी वास्तविक गहराई क्या होती है, कम प्रतीत होती है। अर्थात उसकी जो आभासी गहराई है वो वास्तविक गहराई से क्या होती है, कम होती है। तो जल में डूबे हुए सिक्के की जो आभासी गहराई है वो वास्तविक गहराई से क्या होती है, कम होती है। साथ ही साथ यदि पानी से भरा हुआ कोई गिलास है और उसमें क्या है, नींबू रखा हुआ है, तो उसको साइड से देखने पर वह नींबू क्या होता है, आकार में थोड़ा बड़ा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। साथ ही प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जब सूर्योदय होता है तो उसके ठीक पहले सूर्य दिखाई देता है और सूर्योदय होने के पश्चात भी सूर्य थोड़ी देर तक दिखाई देता है। और यह लगभग जो अंतर होता है वो कितने मिनट का होता है, 2 मिनट का होता है। मतलब सूर्योदय होने से ठीक 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देने लगता है और सूर्योदय होने के पश्चात भी 2 मिनट तक जो है दिखाई देता है। इसका कारण भी क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। साथ ही साथ सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो सूर्य की आकृति है वो चपटी या अंडाकार प्रतीत होती है। और ये वाला उदाहरण तो आप पहले से ही जानते होंगे, राइट, कि चूंकि वायुमंडल में वायु की अलग अलग परतें पाई जाती हैं, कोई सघन परत होती है तो कोई विरल परत होती है, इसीलिए प्रकाश जो तारों से आने वाला प्रकाश है उसका कई बार अपवर्तन होता है। इस वजह से तारे जो कि हमेशा प्रदीप्त होते हैं, इनसे निरंतर प्रकाश उत्सर्जित होता है, वो टिमटिमाते हुए, टिंकलिंग जो है वो प्रतीत होते हैं। तो ये थे यहाँ पर अपवर्तन के उदाहरण, राइट। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं या किन कारकों से अपवर्तनांक क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ये भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए या अपवर्तनांक किन किन कारकों पर निर्भर करता है वो समझाइए। तो यहाँ पर अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक या अपवर्तनांक जिन कारकों पर निर्भर करता है उनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हो जाएगा प्रकाश की चाल। देखिए, किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है वह पदार्थ प्रकाशिक सघन होता है। कैसा, यदि अपवर्तनांक अधिक होगा तो वह माध्यम भी या वह पदार्थ भी प्रकाशिक सघन होगा और उसमें प्रकाश की चाल भी क्या होगी, कम होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का, किसी पदार्थ का यदि अपवर्तनांक अधिक है तो वह प्रकाशिक रूप से सघन होगा और उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही क्या होगी, कम होगी, राइट। साथ ही साथ जैसे अगर हम देखते हैं तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, किसी माध्यम में निर्वात में जो प्रकाश की चाल का, उस माध्यम में प्रकाश की चाल से जो अनुपात निकालते हैं उसी से तो हमें क्या प्राप्त होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक प्राप्त होता है, राइट। और सीधा आप यहां से ये जो फॉर्मूला ये हमने देखा था कि देखिए
यहां पर जैसे अगर हम जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं तो जल में प्रकाश की चाल, अब ये इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती है, सीधी सी बात है। यदि प्रकाश की चाल अधिक होगी तो अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा, और यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है तो प्रकाश की चाल उस माध्यम में क्या होगी, कम होगी। तो पहला पॉइंट क्लियर होता है कि यदि पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक है तो वो प्रकाशिक सघन होगा और उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। दूसरा हो जाएगा ताप, जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाते हैं तो अपवर्तनांक जो है क्या है, घटता है। यदि माध्यम का ताप बढ़ाएंगे तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर व्युत्क्रम। यदि कोई प्रकाश किरण या यदि किसी भी दो माध्यम युग्म है तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के अपवर्तनांक का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हमने देखा जैसे म्यू, अगर कोई प्रकाश किरण एयर से किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है, तो अगर आपसे पूछे कि अगर कोई प्रकाश किरण, जैसे ये एक प्रश्न लिखा हुआ है कि यदि कोई प्रकाश किरण जो है जल से किस में, वाटर में जा रही है, जिसका अपवर्तनांक मान लेते हैं कि 3/4 है, तो बताइए जब प्रकाश किरण वाटर से किस में, वायु में आएगी तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा। तो ये सीधा सीधा क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पर G अनुपात क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। क्लियर। तो जैसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि अगर एक प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश कर रही है तो उसका अपवर्तनांक या वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 3/4 है, तो बताइए जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक या प्रकाश किरण जल से जो है जल से वायु में प्रवेश कर रही है तो अपवर्तनांक कितना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सीधा 1/, क्या हो जाएगा, म्यू ए अनुपात W हो जाएगा। इसका मतलब 1/3y क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा, म्यू वाटर टू एयर बराबर हो जाएगा 4/3। राइट। एक छोटा सा जो है, अगर जैसे कभी किसी परीक्षा में या मेंस में पूछ लिया जाए कि एक प्रकाश किरण जो है, एक प्रकाश किरण जल से तारपीन के तेल में प्रवेश कर रही है जिसका अपवर्तनांक जो है 7/8 है, तो बताइए तारपीन के तेल से जब प्रकाश किरण वायु में प्रवेश करेगी या फिर तारपीन के तेल के सापेक्ष जो वाटर है उसका अपवर्तनांक कितना होगा। तो जस्ट हम इसका क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो ये वैल्यू हमको जो है वो पता चल जाएगी। राइट। अब हम देखते हैं यहां पर अपवर्तनांक में परिवर्तन कैसे होता है। देखिए सीधी सी बात है कि हर एक माध्यम का, जो माध्यम जितना प्रकाशिक सघन होगा उसका अपवर्तनांक भी उतना ही अधिक होगा। जो वायु की या प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, फिर जल में होती है, राइट, फिर कांच में होती है। यही कारण है कि कांच का जो अपवर्तनांक है वो वायु से क्या होता है, ज्यादा होता है, राइट। और जो लेंस है वो किससे मिलकर बना होता है, कांच से। तो ये दोनों चीजों को याद रखें कि कांच का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है और कांच से ही क्या बनता है, लेंस बनता है। इसीलिए यदि लेंस को किसी दूसरे अपवर्तनांक वाले माध्यम में डुबोया जाता है तो लेंस के अपवर्तन में परिवर्तन होता है, और जिसमें लेंस के व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा उसको हम यहाँ पर जो है दो बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा कि यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जा रहा है जिसका अपवर्तनांक लेंस के, राइट, जिसका अपवर्तनांक कांच के समान होता है, राइट,
तो जब लेंस को ऐसे अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो रहे हैं जिस द्रव का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक के बराबर होता है या कांच के समान होता है, तो इस स्थिति में जो लेंस है वो एक समतल प्लेट या समतल जो पारदर्शी प्लेट है उसकी तरह कार्य करेगा, अर्थात उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगी और उसकी फोकस क्षमता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अर्थात वह एक पारदर्शी जो है ग्लास की भांति या पारदर्शी समतल प्लेट की भांति क्या करेगा, कार्य करेगा। राइट। दूसरी कंडीशन देखिए, यदि लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तो इससे लेंस की प्रकृति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात जो उत्तल लेंस है वो अवतल लेंस की तरह और जो अवतल लेंस है वो उत्तल लेंस की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। ये दो स्थितियों में परिवर्तन होता है। और यदि आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि जो वायु का बुलबुला होता है, राइट, चूंकि वायु का बुलबुला कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, तो वायु का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, वायु का बुलबुला उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है, परंतु जब उसको जल में डुबोते हैं तो वो अवतल लेंस की तरह क्यों दिखाई देता है, तो इसका कारण भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, चूंकि वायु का अपवर्तनांक है इससे अधिक किसका अपवर्तनांक है, जल का अपवर्तनांक है। और जब वायु को हम ऐसे द्रव में डुबो रहे हैं जिसका अपवर्तनांक वायु से अधिक है, इसीलिए वायु के बुलबुले की प्रकृति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी और वायु का बुलबुला उत्तल लेंस होते हुए भी अवतल लेंस की भांति क्या करेगा, कार्य करेगा। तो इस तरीके का यदि प्रश्न पूछा जाता है तब भी आप उसका भली भांति उत्तर दे सकते हैं। अब अगला हो जाएगा हमारा अपवर्तनांक का आभासी गहराई से क्या संबंध होता है। राइट। देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि अपवर्तनांक के कारण ही किसी भी लोटे में, किसी भी गिलास की जो तल है या नदी या समुद्र का जो तल है वो वास्तविक रूप से क्या होता है, कम गहरा प्रतीत होता है। अर्थात जो आभासी गहराई है वो वास्तविक गहराई से क्या होती है, कम होती है। और इसको हम यहाँ पर अपवर्तनांक के माध्यम से समझ सकते हैं। तो देखिए, जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, राइट, तो यदि कोई वस्तु जैसे सिक्का, मछली, गेंद, राइट, यदि वह सघन माध्यम में है, तो यदि सघन माध्यम में स्थित किसी भी वस्तु को विरल माध्यम से देखें तो उसकी जो आभासी गहराई है वो वास्तविक गहराई से क्या होगी, कम होगी। राइट। और इसको हम इस फॉर्मूले से जो है वो समझ सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पर जो है क्या हो जाएगी, वास्तविक गहराई बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आभासी गहराई हो जाएगी। राइट। तो ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यदि आपसे पूछे कि अपवर्तनांक, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में क्या संबंध होता है, तो यहाँ पर ये संबंध होता है। अब जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर इन सब को बहुत ही अच्छे से जो है एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जल का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए म्यू वाटर बराबर हमें पता है कि जल का अपवर्तनांक निकालने के लिए निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ बटे जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 शून्य लगाएंगे तो 300 बटे क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 जो है 25 एकम 25 हो जाएगा। राइट। और बच जाएगा 25 दूनी 12 बार कटेगा और ये जो कटेगा यहाँ पर 9 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 4 बटे क्या हो जाएगा, 3। तो हमेशा ध्यान रखें जल का जो अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, वो कितना होता है, 4/3 होता है। ये तो पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज ध्यान से समझे, यहाँ पर
यदि आपसे पूछा जाता है कि एक तालाब में एक मछली तैर रही है और वह 12 मीटर पर, राइट, 12 मीटर पर तैरती हुई क्या है, प्रतीत हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये उसकी हो गई क्या, आभासी गहराई। एक तालाब में 12 मीटर की गहराई पर एक मछली तैरती हुई प्रतीत हो रही है, तो बताइए उस मछली की वास्तविक गहराई क्या होगी। और हमें पता है कि अपवर्तनांक की वजह से जो आभासी गहराई है वो वास्तविक गहराई से हमेशा क्या होती है, कम होती है। और अगर इसका उत्तर निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, हम प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि देखिए मछली तैर रही है कहाँ पर, जल में तैर रही है और हम देख रहे हैं वायु से। इसका मतलब ये है कि जल का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना रखेंगे हम, 4/3। तो ये हमने यहाँ पर अपवर्तनांक रख दिया 4/3। अब वास्तविक गहराई जो है वो हमको क्या करना है, निकालना है। और आभासी गहराई यहाँ पर कितनी है, 12। तो 3 × 3 = 12 और 4 × 16। इसका मतलब उस मछली की वास्तविक जो गहराई है वो कितनी होगी, 16 मीटर होगी। इससे ये भी हमें पता चलता है कि जो आभासी गहराई है वो हमेशा वास्तविक गहराई से क्या होती है, कम होती है। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में कुछ प्रश्न भी आते हैं तब भी आप उनका भली भांति से उत्तर दे सकते हैं, राइट। तो ये हमने यहाँ पर अपवर्तन, राइट, और साथ ही अपवर्तनांक से संबंधित जो भी 3 नंबर में 5 नंबर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब अपवर्तन से संबंधित हम यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन को भी समझते हैं। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने के लिए हमें क्रांतिक कोण या जो क्रिटिकल एंगल है इसको समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से जो है वो समझते हैं। देखिए मैंने आपको एक बताई थी कि जब कोई प्रकाश किरण किससे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, राइट। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो वह अविलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है, राइट। और यदि हम क्या करेंगे, जो आपतन कोण का मान है जैसे ये है, तो ये अपने अविलंब से क्या हो जाएगी, इतनी दूर हट गई, राइट। ये हो गया यहाँ पर आपतन कोण। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जैसे कांच या जल से वायु में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है, राइट। अब जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ये किरण भी क्या होगी, अविलंब से दूर हटती चली जाएगी। ये हमने आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया। अब जैसे हमने आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया तो ये जो प्रकाश किरण है ये और अविलंब से क्या होगी, दूर हटती चली जाएगी। अर्थात अगर आप देखें तो जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ रहा है। और एक विशेष आपतन कोण के लिए, राइट, विशेष आपतन कोण के लिए जो अपवर्तित किरण है वो उस माध्यम के क्या होती है, समांतर हो जाती है। या फिर हम ये कहें कि यहाँ पर 90 डिग्री का क्या बन जाता है, कोण बन जाता है। और जब 90 डिग्री का कोण बन जाता है तो उसके सापेक्ष जो भी आपतन कोण की वैल्यू होती है उसको ही क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। समझ में आया? कहने का मतलब ये हुआ कि फिर से समझिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अपने अविलंब से क्या होती है, दूर हटती है, राइट। ये रे 1 हो गई तो ये दूर हटकर यहाँ आ गई। जैसे जैसे हमने यहाँ पर आपतन कोण का मान बढ़ाया ये दूसरी वाली कंडीशन में, तो ये फिर से क्या हो गई, अपने मार्ग से और अधिक विचलित हो गई और आप अभिलंब से और अधिक दूर हट गई। फिर और हमने आपतन कोण का मान बढ़ाया तो ये जो रे 3 है ये अभिलंब से और दूर हट गई। और जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो हर एक माध्यम के लिए एक ऐसा आपतन कोण होगा जिस पर वह वस्तु, राइट, या तो माध्यम के समांतर हो जाती है या फिर आपतन कोण का मान सीधा कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। और जब
यहाँ पर अपवर्तन कोण का 90 डिग्री हो जाता है, तो उसी के सापेक्ष जो आपतन कोण होता है उसी को क्या कहा जाता है, क्रांतिक कोण कहा जाता है। राइट, तो हम सीधा कह सकते हैं कि किसी सघन माध्यम में, राइट, किसी सघन माध्यम में वह विशेष आपतन कोण, राइट, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री। ये देखिए सघन माध्यम, राइट, तो किसी सघन माध्यम में विशेष आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में जो है अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उस आपतन कोण को ही क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। राइट, और इसका अपवर्तनांक से भी संबंध होता है। यदि माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है तो उसका क्रांतिक कोण का मान भी क्या होता है, कम होता है। तो ये दो चीजें आपको क्रांतिक कोण से याद रखनी है। अगर ये 5 नंबर में आता है तो इस तरीके से आप शुरू में इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और अभिलंब से दूर हटती है। जैसे जैसे आपतन कोण को बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा, और सघन माध्यम में एक विशेष आपतन कोण के लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा, उसे ही क्रांतिक कोण कहते हैं। और ये डायग्राम बना देंगे तो आपको मैक्सिमम नंबर मिलेंगे। अब अगर आपने क्रांतिक कोण समझ लिया है तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है समझ में आ जाएगा। देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से, राइट, जैसे क्या हो जाएगा, जल या फिर क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा, से कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम में वायु में अगर क्या करती है, प्रवेश करती है, तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। परंतु यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो तो फिर क्या होगा, वह किरण उसी माध्यम में लौट आएगी, उसी ही क्या कहा जाता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूं तो यहां पर ये एक प्रकाश किरण है, राइट, ये एक प्रकाश किरण है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। अब जैसे जैसे हम क्या करेंगे, आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, ये अभिलंब से दूर हटती चली जाएगी। और हमने कहा कि एक विशेष आपतन कोण, जैसे ये हो गया विशेष आपतन कोण, रे सेकेंड, इस पर यहाँ पर जो प्रकाश किरण है वो इस माध्यम के समांतर या फिर इसका जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यही यहाँ पर जो है ये इतना, ये क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। राइट, अब अगर हमने यहाँ पर इस क्रिटिकल एंगल जो है इसको हम यहाँ पर सी दर्शा दे रहे हैं। अब यदि हमने इस आपतन कोण से, ये जो क्रांतिक कोण है, इससे अधिक आपतन कोण, ये देखिए ये यहां पर क्रांतिक कोण है और क्रांतिक कोण से ये अधिक क्या हो जाएगा, यहां पर आपतन कोण हो गया। तो अब प्रकाश किरण चूंकि इसका अपवर्तन ना होकर ये उसी माध्यम में क्या होगी, लौट आएगी, तो प्रकाश की इसी घटना को क्या कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी और यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो उस प्रकाश किरण का अपवर्तन ना होकर वह उसी माध्यम में लौट आती है, अर्थात उसका परावर्तन हो जाता है, और प्रकाश की इसी घटना को क्या कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, राइट, तभी वह अपने अभिलंब से दूर हटेगी और तभी वह क्या होगी, उसका पूर्ण परिवर्तन जो है संभव है। तो जब कोई प्रकाश किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, परंतु यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब ही केवल और केवल क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होगी। और दूसरा क्या होगा कि आपतन कोण का मान हमेशा क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह विशेष जो है
आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है, 90 डिग्री हो जाता है। अब यदि इस क्रांतिक कोण से अगर आपतन कोण को मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण जो कि 90 डिग्री हो चुका है, राइट, 90 डिग्री हो चुका है, अब इसको बढ़ाएंगे तो उसका अपवर्तन ना होकर क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। इसीलिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अब यहां पर हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण पढ़ेंगे और ये जो है 11 मार्क्स का प्रश्न है, राइट, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, विभिन्न माध्यमों के या विभिन्न उदाहरणों से समझाइए। या पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है इसकी विवेचना कीजिए, उदाहरण देकर समझाइए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है जैसे हीरे की चमकना, हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मारीच का बनना, ठंडे प्रदेशों में लूविंग की घटना होना, चटका हुआ कांच रंगीन दिखाई देना, प्रकाशिक तंतु, एंडोस्कोपी। इन सबको हम क्रम से समझेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, हीरे का चमकना। देखिए, जब कोई भी वायु, राइट, जब कोई भी प्रकाश किरण हीरे से वायु में आती है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और दरअसल हीरे की संरचना ऐसी होती है कि हीरे की, राइट, हीरे में सभी दिशाओं से क्या होता है, प्रकाश जो है सभी दिशाओं से प्रकाश हीरे में प्रवेश करता है, लेकिन हीरे की जो चतुष्फलकीय संरचना होती है उसके कारण सभी दिशाओं से प्रवेश करने वाला जो प्रकाश होता है उसका हीरे की विभिन्न फलकों पर क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और बार बार हीरे के अंदर ही प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और जब हीरे के अंदर क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, 24 डिग्री से कम हो जाता है, तब ही जो है प्रकाश किरण हीरे से बाहर आ पाती है। अर्थात सभी दिशाओं से प्रवेश करने वाला प्रकाश जो है हीरे की कुछ विशेष फलकों से ही बाहर निकल पाता है। इसी वजह से उस फलक को देखते हैं तो वह विभिन्न रंगों की क्या होती है, दिखाई देती है, राइट। इस वजह से जो हीरा है वो चमकदार दिखाई देता है। और अभी तक के जो जितने भी ज्ञात तत्व हैं, राइट, उसमें जो न्यूनतम क्रांतिक कोण है वो किसका है, हीरे का है। यही कारण है कि दुनिया में सबसे अधिक जो चमकदार तत्व है वह भी क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, राइट। तो हीरे में कई दिशाओं से प्रकाश प्रवेश करता है जिसका हीरे के अंदर विभिन्न फलकों पर, विभिन्न तलों पर बार बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है और एक विशेष फलक से ही प्रकाश जो है बाहर आ पाता है। उसी फलक से देखने पर हीरा हमको बहुत ही चमकदार दिखाई देता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का एक उदाहरण है, राइट। और दूसरी चीज हम ये भी लिख सकते हैं कि हीरे का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है, इसीलिए हीरा ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक चमकदार होता है। या फिर 5 नंबर में हमसे ये पूछा जा सकता है कि रेगिस्तान में मिराज क्यों बनता है, या फिर मिराज क्या होता है, टिप्पणी कीजिए। तो इस तरीके के 11 नंबर के पूरे प्रश्न में पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण 11 नंबर में पूछा जा सकता है, या फिर जो सब टॉपिक है ये 5-5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, रेगिस्तान में मरीचिका क्यों बनती है वो समझते हैं। देखिए, रेगिस्तान में सबसे पहले समझते हैं कि मिराज होता क्या है। तो कभी कभी रेगिस्तान में जो यात्री होते हैं उनको रेगिस्तान में जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनके प्रतिबिंब उनको उल्टे दिखाई देते हैं। अर्थात यात्रियों को ऐसा लगता है कि कोई पेड़ है और उसके बगल में कोई जल क्षेत्र है जिसमें उस पेड़ का जो प्रतिबिंब है वो पानी में डूबा हुआ उनको प्रतीत होता है, और इसे ही क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं, या इसे ही रेगिस्तान का भ्रम कहते हैं, राइट। तो रेगिस्तान में वस्तुओं के उल्टे प्रतिबिंब नजर आना या किसी जल क्षेत्र में वस्तु के या पेड़ का प्रतिबिंब नजर आना ही रेगिस्तान में मरीचिका कहलाता है, या इसे ही मिराज या इसे ही भ्रम कहा जाता है। इसका कारण क्या है कि रेगिस्तान में सूर्य की गर्मी से
जो रेगिस्तान से जुड़ी हुई वायु की परत होती है वो बहुत गर्म होती है और इस वजह से जो जुड़ी हुई परत है उसका तापमान कम होने से वायु की जो रेगिस्तान की नीचे वाली परतें हैं वो विरल हो जाती हैं और ऊपर वाली जो परतें होती हैं वो अपेक्षाकृत सघन हो जाती हैं। राइट, इस वजह से ऊपर हो जाएगी सघन परत, नीचे हो जाएगी विरल परत, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। और इसी कारण जो है यात्री को पेड़ जो है उल्टा दिखाई देता है, या फिर उसको किसी भी पेड़ के बगल में ऐसा लगता है कि किसी जल क्षेत्र में जो पेड़ है उसकी जल में उसकी छाया बन रही है। ये इसका क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। तो कारण बिल्कुल सीधा है। गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान की जो धरातल है, धरातल के समीप जो है वायु की परत क्या हो जाएगी, विरल परत का निर्माण होगा और उसके ऊपर कौन सी बनेगी, सघन परत बनेगी। राइट, तो जैसे ये रेगिस्तान का महीना हो जाएगा और जैसे ये यहां पर क्या हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा। राइट, ये ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, विरल परत बन जाएगी। और अब दरअसल हमको सूर्य को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जो डायग्राम है उसका डायमेंशंस बिगड़ जाएगा। ये देखिए, जैसे यहां पर हो जाएगा सूर्य तो क्या होगा, हाँ अब यहां पर समझिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं गर्मियों के दिनों में उसकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसीलिए धरातल की जो वायु की परतें ये विरल हो जाएंगी और इधर जो परतें होंगी अपेक्षाकृत ऊपर वो कैसी होगी, सघन परत बनेगी। इसी वजह से जब कोई भी व्यक्ति देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ये जो पेड़ है उसका उल्टा प्रतिबिंब नजर आएगा, इसे ही मिराज कहते हैं। राइट, यही प्रक्रिया कहाँ पर होती है, ठंडे देशों में होती है, लेकिन ठंडे देशों में इसको मिराज ना कहकर क्या कहते हैं, लूमिंग कहते हैं। राइट, तो ठंडे प्रदेशों में मारीचिका या लूमिंग की घटना होना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही एक उदाहरण है। जो ठंडे प्रदेश होते हैं या जो उच्च अक्षांश पर अवस्थित होते हैं, जैसे कनाडा हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा, राइट, जहां पर वर्ष भर जो है बर्फबारी होती है, तो बहुत ठंडे प्रदेशों में या समुद्र पर जो समुद्र के आसपास की वायु होती है वो क्या होती है, बहुत ही अधिक। जैसे ये क्या हो जाएगा, कोई समुद्र स्तर हो जाएगा, तो इसके आसपास की जो वायु है वो ठंडी हो जाती है और ठंडी वायु की वजह से यहाँ पर सघन परत बन जाएगी। राइट, और इसकी अपेक्षा ऊपर क्या होती है, विरल परत होती है। इस वजह से कई बार जो जहाज होते हैं उनके उल्टे प्रतिबिंब जो है वो जो यात्री होते हैं उनको क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। और इस घटना को ही क्या कहा जाता है, लूमिंग कहा जाता है। उसका कारण भी क्या है कि निचली परत सघन हो जाती है, ऊपरी परत विरल हो जाती है। इसीलिए दूर से आता हुआ जो जहाज होता है वो यात्रियों को उल्टा लटका दिखाई देता है, जैसे हम ठंडे प्रदेशों में मारीचिका या लूमिंग की घटना कहते हैं। अगला हो जाएगा चटका हुआ कांच रंगीन दिखाई देना। देखिए, नॉर्मली जब कांच चटकता नहीं है तो वो रंगीन नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब कांच चटक जाता है, उसमें कोई भी क्रैक आ जाता है, तो उस क्रैक में वायु क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, और इस वजह से कांच और कांच के बीच में पतली वायु की क्या हो जाएगी, परत हो जाएगी। तो जैसे ही प्रकाश किरण कांच से वायु की परत में जाएगी तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इसी वजह से यदि आप विशेष कोण से देखेंगे तो वो जो परत है वो क्या होगी, रंगीन दिखाई देगी। राइट, और इस वजह से ही जो चटका हुआ कांच है वो एक विशेष दिशा से कैसा दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि चटके हुए कांच के बीच में वायु प्रवेश कर जाती है। इसीलिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश किरण आती है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर
यदि धातु के एक गोले पर सूखी जो कालिक पोत है, राइट, तो सूखी कालिक पोत कर यदि उसको जल में डाल दिया जाए या बीकर में डाल देते हैं, तो चूंकि गोले के ऊपर क्या है पुती हुई है, राख पुती हुई है, कालिक पुती हुई है, जिस वजह से जल जो गोला है उससे टच नहीं कर पाता है और उन दोनों के बीच में एक क्या बन जाती है, वायु की परत बन जाती है। और उस वायु की परत की वजह से दो माध्यम बन जाते हैं, एक जल का सघन माध्यम, एक वायु की परत का विरल माध्यम, जिसकी वजह से भी जो है गोले का तल क्या होता है, चमकीला दिखाई देता है। या फिर इसी घटना का एक और उदाहरण है, यदि एक खाली परख नली को जल से भरे बीकर में रखकर थोड़ा क्या कर दें, टेढ़ा कर देते हैं, तो उस नली का तल भी चांदी की भांति कैसा, चमकदार दिखाई देता है, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रकाशिक तंतु की या ऑप्टिकल फाइबर की कहते हैं, राइट। और वर्तमान समय में ये चर्चा का विषय बना हुआ है, राइट। सरकार चाहती है कि सभी ग्राम पंचायतों को नेट से जोड़ा जाए, लेकिन इसके पास में, सरकार के पास में ऑप्टिकल फाइबर पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, पहले वो समझते हैं। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर जो है उच्च गुणवत्ता वाले कांच या कॉर्टेज के तंतुओं से बनी हुई एक ऐसी युक्ति होती है जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। दरअसल जब ऑप्टिकल फाइबर को बनाया जाता है तो उसमें एक क्रोड होता है और एक आवरण होता है, और इसमें जो क्रोड का अपवर्तनांक होता है वो आवरण के अपवर्तनांक से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसी वजह से एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम के रूप में कार्य करता है। इसी वजह से जैसे ही कोई प्रकाश किरण इन प्रकाशिक तंतुओं से बनी नली में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो उसका कई बार क्या होता है, कई बार उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और इस वजह से वह जो नली है उसमें से जो भी जानकारी है, जो भी डाटा है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, जैसे ये प्रकाश किरण इसमें प्रवेश की, इसका बार बार क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और ये जो किरण है वो बाहर निकल जाएगी, राइट। अब संचार माध्यमों के लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है, देखिए क्या है, धारा का ऊष्मीय प्रभाव के बारे में आपने सुना होगा कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध उसके मार्ग में रुकावट पैदा करता है, जिसकी वजह से धारा का कुछ जो भाग है वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाता है। अब पता चला कि हमने कोई डेटा, राइट, कोई डाटा जो है वो लाइन के माध्यम से भेजा और ऊष्मीय ऊर्जा के कारण आधा डेटा क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। तो डेटा अगर अपूर्ण होगा तो वो हमारे कोई काम का नहीं होगा। इसीलिए जितना भी डेटा हम एक स्थान से दूसरे स्थान भेज रहे हैं, अगर उसमें न्यूनतम क्षरण होगा तो हमें एक्यूरेट डाटा मिलेगा। इस वजह से इसका संचार संकेतों के रूप में या सिग्नल की जो गुणवत्ता है वो बेहतर होती है। इस वजह से इसका संचार संकेतकों के रूप में या नेट से एक स्थान को दूसरे स्थान जोड़ने में प्रकाशिक तंतु का बहुत ही अधिक प्रयोग किया जाता है, राइट। और ये प्रकाशिक तंतु पर भी कार्य, जो प्रकाशिक तंतु है ये पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर कार्य करता है। अब अगला हो जाएगा एंडोस्कोप। देखो, एंडोस्कोप एक ऐसी युक्ति होती है जो हमारे शरीर के आंतरिक हिस्सों का क्या लेती है, चित्र लेती है। और ये एंडोस्कोप भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन या हम कह सकते हैं कि प्रकाशिक तंतु पर आधारित युक्ति होती है। अब हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ते हैं या डिस्पर्सन पढ़ते हैं, और ये भी 5 मार्क्स में प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। देखिए, सूर्य से जो प्रकाश उत्सर्जित होता है वह श्वेत प्रकाश होता है, और श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। और जब यह प्रकाश किरण, राइट, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, और यही प्रकाश का क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात एक तो वह तल की ओर झुकती है और साथ ही साथ वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इसी ही प्रकाश का क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, राइट।
जैसे ये कोई क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिज्म हो जाएगा, राइट। अब देखिए जैसे ही इसमें से क्या होती है, एक सफेद रंग की प्रकाश किरण क्या होती है, राइट। तो जैसे ही किसी प्रिज्म से होकर सफेद रंग की जो प्रकाश किरण है वो इसमें प्रवेश करती है, राइट। तो जब सफेद रंग की कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में प्रवेश करती है तो वह अपने आधार तल की ओर क्या होती है, झुकने लगती है, राइट। जैसे ये देखिए, सीधी प्रकाश किरण को इस तरीके से इस दिशा में निकल जाना चाहिए था, परंतु ऐसा ना होकर ये क्या होती है, आधार तल की ओर झुकती है और सबसे पहले इस तरीके से हमको क्या प्राप्त होती हैं, विभिन्न रंग की अलग अलग तरंगे प्राप्त होती हैं, जिसमें क्या हो जाएगा, बैंगनी, जामुनी, हरा, नीला, पीला, नारंगी और लाल। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह आधार की ओर झुकने लगती है और उस किरण का विचलन सबसे ज्यादा होता है जिसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे कम होती है। उदाहरण के तौर पर बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए बैंगनी का विचलन सबसे कम होता है और यह सबसे अधिक आकार आधार की ओर या जो बेस है इसकी ओर क्या होती है, ये सबसे अधिक झुक जाती है। वहीं लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, इस वजह से लाल रंग की प्रकाश किरण का सबसे कम विचलन होता है। तो जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब हम यहाँ पर इंद्रधनुष को पढ़ेंगे। इंद्रधनुष क्या होती है, राइट। ये भी 5 नंबर में, 11 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। इंद्रधनुष क्या होता है, उदाहरण देके समझाइए। 5 नंबर में पूछ सकते हैं इंद्रधनुष क्या होता है, इसके प्रकारों को समझाइए, ये 11 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम समझते हैं यहाँ पर इंद्रधनुष को या रेनबो को। देखिए, वर्षा हो जाने के पश्चात, राइट, वर्षा हो जाने के पश्चात अनुकूल परिस्थितियों में अंतरिक्ष में जो एक सप्तरंगी चंद्राकार आकृति बनती है, उसी चंद्राकार आकृति को ही क्या कहा जाता है, रेनबो कहा जाता है, राइट। तो वर्षा के बाद अनुकूल परिस्थितियों में आकाश में बनने वाली सप्तरंगी आकृति को रेनबो कहते हैं। इसका कारण क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश के पश्चात जो वर्षा की बूंद है, आप समझिए अनुकूल परिस्थितियों का मतलब क्या होता है कि जब वर्षा होती है तो वर्षा की छोटी छोटी जो बूंदें हैं वो अंतरिक्ष में क्या होती हैं, तैर रही होती हैं। तो सूर्य के प्रकाश का वर्षा की बूंदों के द्वारा वर्ण विक्षेपण किया जाता है, अर्थात सूर्य की जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में विभाजित होता है। साथ ही साथ सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और इन सभी घटनाओं के समग्र रूप से घटित होने के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। तो हम सीधा लिख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश का वर्षा की बूंदों द्वारा वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, परावर्तन, राइट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सम्मिलित घटनाओं की योग से ही इंद्रधनुष का क्या होता है, निर्माण होता है। और जो इंद्रधनुष है वो ठीक क्या होता है, सूर्य की विपरीत दिशा में होता है। यदि आप सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हैं तो इंद्रधनुष हमेशा आपके पीछे ही बनेगा। जो इंद्रधनुष होता है वो कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है, राइट। एक होता है बड़ा इंद्रधनुष और एक होता है छोटा इंद्रधनुष, राइट। और इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूं, राइट, क्योंकि हमारे पास में दोनों कलर हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष को, राइट। तो प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है, देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष वह इंद्रधनुष होता है जिसमें लाल रंग क्या होता है, बाहर की ओर होता है।
तो वह इंद्रधनुष जिसमें लाल रंग बाहर की ओर होता है तथा बैंगनी जो रंग है वो अंदर की ओर होता है। बैंगनी रंग कहाँ होता है? अंदर की ओर होता है। तो ये यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से, राइट। और इसमें चलिए, तो ये अब हमें दोनों इंद्रधनुष प्राप्त हो गए हैं। अब हम इनको किस रंग से समझते हैं? इस रंग से समझते हैं। चलिए, हाँ, तो देखिए क्या होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा प्राथमिक इंद्रधनुष। देखिए वह इंद्रधनुष जिसमें लाल रंग की पट्टी, ये देखिए लाल रंग की पट्टी क्या होती है? बाहर की ओर होती है और बैंगनी रंग की पट्टी अंदर की ओर होती है। तो जिसमें लाल रंग की पट्टी बाहर की ओर हो तथा बाकी के रंग अंदर की ओर हो तथा बैंगनी रंग की जो पट्टी है वो अंदर की ओर हो, उसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है ये अधिक चमकीला होता है, आकार में छोटा होता है। तो ये अधिक चमकीला होता है और छोटा होता है। साथ ही जो बड़ा इंद्रधनुष होता है जिसको हम द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं, राइट। तो जो बड़ा इंद्रधनुष होता है उसके नीचे ही क्या बनता है? जो है द्वितीयक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है, राइट। तो वह इंद्रधनुष जिसमें लाल रंग की पट्टी बाहर की ओर बैंगनी अंदर की ओर होती है उसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं, राइट। यह आकार में छोटा होता है, अधिक चमकीला होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे बनता है, राइट। और इसमें ये तब बनता है जब इसमें दो बार क्या होता है? अपवर्तन होता है और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तब देखिए बाकी की घटना वही होगी, वर्ण विक्षेपण भी होगा, परावर्तन भी होगा, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होगा, परंतु यदि दो बार अपवर्तन हो जाए तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है, राइट। अब चलिए, अब यहाँ पर द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है? देखिए वह इंद्रधनुष जिसमें बैंगनी रंग की पट्टी जो है सबसे बाहर की ओर होती है तथा लाल रंग की पट्टी क्या होती है? अंदर की ओर होती है। तो उसे ही द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष जो है आकार में बड़ा होता है परंतु चमकीला ना होकर कैसा होता है? धुंधला होता है और ये प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर बनता है। तो वह इंद्रधनुष जिसमें बैंगनी रंग की पट्टी बाहर की ओर, लाल रंग की पट्टी अंदर की ओर होती है, राइट, उसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। और इसमें जो है ये धुंधला होता है और आकार में बड़ा होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर बनता है। अंतर दोनों में केवल इतना है कि जब एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा और दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा। अब हमारा आज का अंतिम टॉपिक वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए जब प्रकाश किसी माध्यम में संचरित होता है तो माध्यम के जो कण है जैसे धूल, मिट्टी, गैसों के कण, उनसे टकराकर प्रकाश दिशाओं में बिखर जाता है। इसे ही प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। ये भी 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन से क्या तात्पर्य हुआ? प्रकाश जिस माध्यम में संचरित होता है उस माध्यम के कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है, इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकाश का प्रकीर्णन का जो है तरंग दैर्ध्य से सीधा संबंध होता है। जो प्रकीर्णन की मात्रा होती है, राइट, प्रकीर्णन की मात्रा अलग अलग रंग के जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है उसकी चतुर्थ घात के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जितनी क्या होगी? ज़्यादा होगी, उसका प्रकीर्णन क्या होगा? उतना कम होगा। और जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जितनी कम होगी उसका प्रकीर्णन उतना ही ज़्यादा होगा। यही कारण है कि लाल रंग की प्रकाश जो लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है तो प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा, राइट। और चूंकि बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है इसलिए बैगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होगा? सबसे अधिक होगा।
अब प्रकीर्णन के उदाहरणों को समझते हैं। तब सबसे पहला तो यही हो जाएगा कि प्रकीर्णन के कारण ही दिन में आकाश हमें नीला दिखाई देता है। दरअसल सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है उसमें सभी रंगों का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, और सभी रंगों के प्रकीर्णन से नीला कलर जो है अधिक मात्रा में दिखाई देता है। इसीलिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है, और प्रकीर्णन के कारण ही जो समुद्र है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। इसके साथ ही सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, भाई सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय अन्य रंगों का जो प्रकाश है वो प्रकीर्णित हो जाता है, लेकिन लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। इसी वजह से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के पश्चात या सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, राइट। साथ ही जो खतरे के संकेत हैं वो भी लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि बाकी के अन्य रंगों का प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए इसको बहुत ही दूर से देखा जा सकता है। इस वजह से खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं, राइट। तो ये हमने यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, हर एक टॉपर को बहुत ही डिटेल में कंप्लीट किया है। अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।